बहरहाल बेटी के मफादात के पेश नज़र दाऊद ने लाखों का नुकसान उठाकर 1 साल के अंदर अंदर ट्रैवल एजेंसी चलवा दी। जब ट्रैवल एजेंसी अच्छी तरह काम करने लगी और बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा तो जाहिर शाह के तेवर बदलने लगे। उसे हर सूरत में दाऊद निज़ामी का एहसानमंद होना चाहिए था, लेकिन इसने खुल्लम खुला कहना शुरू कर दिया कि इसकी तरक्की में इसके ससुर का कोई हाथ नहीं। ये सब कुछ उसने खुद अपनी लियाकत और तजर्बाकारी से हासिल किया। बस ये है कि दाऊद ने कारोबार के आगाज़ में उसे कुछ रकम उधार दी थी, जो उसने चंद ही माह में उसे लौटा दी। अब इस बिजनेस पर दाऊद का कोई हक या एहसान बाकी नहीं। दाऊद निज़ामी तक जब अपने दामाद के अकवाले ज़री पहुंचे तो वो बहुत तिल मिलाया, मगर इसने कोई हंगामा खड़ा करने की बजाय खामोशी इख्तियार करने को तरजीह दी। वो एक समझदार और बुर्दबार शख्स था। ज़ाहिर शाह की कमजरफी उस पर उया हो चुकी थी। अब वो खाम हक कोई तनाज़ा खड़ा करके यास्मीन के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहता था। उसकी बेटी अपने घर में खुश थी, इसके लिए यही बात इत्मीनान बख्श थी। ज़ाहिर शाह से पहले कोई दिलचस्पी थी और ना ही आइंदा इससे कोई सरोकार रखना चाहता था। ज़ाहिर शाह की ट्रैवल एजेंसी ऐसी चल निकली कि माहाना लाखों का मुनाफा देने लगी। काम की बढ़ती हुई रफ्तार को देखकर उसने बराबर की दुकान भी हासिल करके अपनी एजेंसी में शामिल कर ली। इसके साथ ही स्टाफ मेंबर्स का भी इजाफा किया। कोई भी गाड़ी जब सबक रफ्तारी से चलने लगे तो ड्राइवर के लिए बहुत आसानियां पैदा हो जाती हैं। वो कम से कम मेहनत से ज़्यादा हासिल करने की पोजीशन में आ जाता है। अगर तमाम हालात इस तरह पेश आते रहते तो दाऊद के लिए किसी कोफ्त का बायस नहीं थे। वो इस निभा के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुका था। उसने बेटी को ब्याह कर इसका मुस्तकबिल खुशहाल खुशगवार बनाने का सामान पैदा कर दिया था। आगे इसकी अपनी किस्मत। शादी से पहले ज़ाहिर शाह गुलशन इकबाल के एक फटीचर से घर में रहता था। दाऊद ने अपनी बेटी के शायने शान PECHS में उसे एक शानदार बंगला दिला दिया। एक बाप अपनी बेटी की खातिर यही कुछ कर सकता है, मगर दाऊद को मालूम नहीं था कि इसकी बेखबरी में क्या खेल खेला जा रहा है। और जब उसे सुनगुन मिली तो पहले उसे यकीन ही नहीं आया। ये बात थी ही नाकाबिले यकीन, लेकिन हकीकत खुलकर सामने आ गई तो वो उसे झुटलाने की पोजीशन में ना रहा। इसकी अपनी तफ्तीश और तहकीक ने इस खबर को 100% दुरुस्त पाया था। ये जानकर दाऊद निज़ामी के तन बदन में आग लग गई थी कि इसकी बीवी अपने दामाद ज़ाहिर शाह से इन्वॉल्व है। उसने सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि इस मामले की तस्दीक में लग गया। जल्द ही वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ज़ाहिर शाह और फिरदौस में देरीना मरासम है, और जो यास्मीन से शादी के बाद भी जारी हैं। बल्कि यास्मीन को तो ट्रैप किया गया था। ज़ाहिर शाह ने फिरदौस पर दबाव डाला कि वो यास्मीन की शादी इससे कर दे। इसके लिए फिरदौस ने यास्मीन को हमवार किया, इन दोनों को मिलने के मौके फराहम किए। ये इन दिनों की बात है जब यास्मीन फिरदौस के बंगले पर मुस्तकिल ठहरी हुई थी, और जाहिर यही किया गया कि यास्मीन ज़ाहिर शाह की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी है। ज़ाहिर शाह बड़ी संजीदगी से ये खेल खेल रहा था और इस सिलसिले में उसे फिरदौस का भरपूर तावन हासिल था। 2 साल पहले जब यास्मीन की शादी को 6 साल गुजर चुके थे, दाऊद निज़ामी अपनी बीवी के किरदार के इस पहलू से आगाह हो गया। इसने जब इस सिलसिले में फिरदौस से इस्तफसार किया तो पहले तो साफ मुकर गई और उल्टा दाऊद ही को बुरा भला कहने लगी। लेकिन जब दाऊद ने इसके जराइम के ठोस सबूत मुहैया किए तो वो बजाय शर्मिंदा होने के बिछड़ गई। उसने नहायत डिटाई के साथ वो सब कुछ तस्लीम कर लिया जो दाऊद की तहकीक के बाद साबित हुआ था। वो एक तवील अरसे से ज़ाहिर शाह से मुलव्वस थी और यास्मीन की शादी भी इसी के इमा पर हुई थी। कोई भी शोहर अपनी बीवी के किरदार के इस पहलू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनांचा दाऊद निज़ामी ने पहली फुर्सत में फिरदौस को तलाक देकर उसे अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दिया। फिरदौस के करतूत चुके यास्मीन के इल्म में आ चुके थे, लिहाजा वो भी माँ से मुतनफ़र हो गई। इस मौका पर यास्मीन ने अपने बाप की भरपूर हमायत की। दूसरी जानब इस वाक़े के बाद ज़ाहिर शाह ने यास्मीन को तंग करना शुरू कर दिया। गालम गलोच के बाद नौबत मारपीट तक पहुँच गई। फिर ये रोज़ का मामूल हो गया। ज़ाहिर शाह की हरकतों से लगता था कि वो नफ्सियाती मरीज़ हो चुका है। यास्मीन एक हद तक इसके जुल्म सितम बर्दाश्त करती रही। फिर जब मामलात की सकत से आगे बढ़ गए तो उसने अपने बाप दाऊद निज़ामी को सूरत हालात से आगाह कर दिया। 1 जनवरी को यास्मीन पिट पटा कर अपने बच्चे दानिश के साथ बाप के पास पहुंची थी, इस फैसले के साथ कि अब वो दोबारा इस घर में और इस शोहर के पास नहीं जाएगी। 6 जनवरी को मैं दाऊद निज़ामी के होटल में जाकर इसे मिला था और इसी शाम मेरे दफ्तर में यास्मीन से मेरी मुलाकात हो गई, जिसके नतीजे में यास्मीन की खुला का केस मैंने अपने हाथ में ले लिया था। दाऊद निज़ामी की ज़ुबानी मुझे मालूम हुआ कि ज़ाहिर ने यास्मीन को आज़ाद करने के लिए 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था, जबकि दाऊद ने उसे 5 लाख की पेशकश की थी। कोई मामला तय न होने की सूरत में दाऊद ने मुझसे काम लेने का फैसला किया था। वो एक ब्लैकमेलर को करोड़ रुपए देने के हक में हरगिज़ नहीं था। मैंने जब बारीक बीनी से इन हालात वाक़यात का जायज़ा लिया तो सबसे ज़्यादा कसूरवार मुझे फिरदौस ही नजर आई। उसने अपनी सरगर्मियों के तुफैल अपना घर तो तबाह किया ही था, अब वो बेटी के पीछे भी हाथ धोकर पड़ गई थी। मुझे यकीन था कि ज़ाहिर शाह मुकम्मल तौर पर फिरदौस के इशारों पर नाच रहा था। वो इस तरह अपने साबिक शोहर दाऊद से इंतकाम लेना चाह रही होगी, वरना अगर वो बेटी से ज़रा भी हमदर्दी रखती तो उसे बहुत पहले ज़ाहिर शाह के मामला से खुद को अलग कर लेना चाहिए था। दाऊद ने बिल्कुल ठीक कहा था। फिरदौस एक फितना परवर औरत थी। वो जब तक जिंदा रहती यूं ही फितने जगाती रहती, और इस वक्त तो बिल्कुल आज़ाद घूम रही थी। दाऊद ने मुझे बताया
कि इससे तलाक होने के बाद फिरदौस ने किसी रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर से शादी कर ली थी, लेकिन 6 माह बाद ही उसे तलाक हो गई। इस शानदार अज़दवाजी रिकॉर्ड की रोशनी में इसकी शख्सियत और किरदार को बखूबी देखा जा सकता था। मैंने 1-2 रोज़ में यास्मीन की खुला के कागजात तैयार करके केस को अदालत में दाखिल कर दिया। अदालत ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद ज़ाहिर शाह को अदालत में हाजिर होने के अहकाम सादर कर दिए। बाकायदा समाअत के लिए अदालत ने 20 जनवरी की तारीख दी थी। 18 जनवरी को मैं अदालती मसरूफियात से फारिग होकर अपने दफ्तर पहुंचा तो मेरी सेक्रेटरी ने इतला दी, सर कोई सहरिश साहिबा 2-3 मरतबा फ़ोन कर चुकी हैं। कौन सहरिश? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। वो बोली, बस यही बताया था कि वो सहरिश हैं और अब आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हैं। इस वक्त मुझे याद ना आया कि वो कौन सहरिश हो सकती थी। मैं बेईमानी अंदाज में सर हिलाते हुए अपने चैम्बर में दाखिल हो गया। 10 मिनट के बाद सबा ने इंटरकॉम पर बताया, सर इन्हीं सहरिश साहबा का फ़ोन है, वो उसको सहरिश दाऊद बता रही हैं। मेरे जहन में एक झुमाका सा हुआ। मैं फिलफौर दाऊद निज़ामी के बारे में सोचने लगा। दाऊद ने मुझे बताया था कि इसकी दूसरी बीवी का नाम सहरिश है। मैंने सबा से कहा कि वो फ़ोन कॉल मेरे पास ट्रांसफ़र कर दे। थोड़ी देर बाद एयरपीस में एक घबराई हुई नस्वानी आवाज़ उभरी, आप मिर्ज़ा अमजद बेग बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने जल्दी से तायदी अंदाज में कहा। खैरियत तो है? आपकी आवाज़ से परेशानी झलक रही है, क्या हुआ? बहुत बुरा हो गया बेग साहब, वो रूहान से लहजे में बोली। दाऊद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं चौंक उठा और पूछा, ये क्या कह रही हैं आप? पुलिस ने आपके शोहर को किस बिना पर गिरफ्तार किया है? वो बोली, दाऊद पर कत्ल का इल्ज़ाम है। बात कुछ समझ में नहीं आई। मैंने तशवीश भरे अंदाज में कहा, दाऊद ने किसको कत्ल कर दिया है? वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली, दाऊद ने किसी को कत्ल नहीं किया, इस पर कत्ल का झूठा इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि दाऊद ने अपने दामाद ज़ाहिर शाह को शूट कर दिया है। ज़ाहिर शाह? मैं उछल पड़ा। तो क्या ज़ाहिर शाह को कत्ल कर दिया गया? जी हाँ, सैरिश ने इस बात में जवाब दिया। आज दोपहर के बाद ज़ाहिर शाह अपने दफ्तर में मुर्दा पाया गया है और पुलिस का ख्याल है कि ज़ाहिर शाह को दाऊद ने कत्ल किया है। मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, यह तो बड़ी गंभीर सूरत हाल है। जी बिल्कुल, सैरिश कमज़ोर आवाज़ में बोली। मैं अभी थाने में दाऊद से मिलकर आ रही हूँ, वो बहुत परेशान और आपको याद कर रहा है। आप पहली फुर्सत में इससे मुलाकात कर लें। मैंने तामल करते हुए कहा, बात तो वाकई परेशानी की है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं दफ्तर से फारिग होने के बाद दाऊद निज़ामी से मिल लूंगा। बाय द वे, दाऊद को किस थाने में ले जाया गया है? सैरिश ने मुझे मुतलका थाने का नाम बता दिया। मैं फ़ोन बंद करके दाऊद निज़ामी और ज़ाहिर शाह के बारे में सोचने लगा। ज़ाहिर शाह की मौत के बाद यास्मीन वाला केस तो खुद ब खुद हल हो गया था। अब उसे खुला या तलाक की ज़रूरत नहीं रही थी। वो एक मुस्तनद बेवा बन चुकी थी, लेकिन दाऊद निज़ामी को ज़ाहिर शाह के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि दाऊद ने ज़ाहिर को कत्ल किया होगा। 2 रोज़ बाद यानी 20 जनवरी को तो खुला वाले केस की बाकायदा समाअत होनी थी। ये बैठे बैठाए दाऊद निज़ामी पर नई मुसीबत पता नहीं कहाँ से नाजिल हो गई थी। दाऊद से मुलाकात के बाद ही सूरत हाल से आगाही हासिल की जा सकती थी। 9:30 बजे मैं दफ्तर से रुखसत होकर दाऊद निज़ामी से मिलने थाने रवाना हो गया। मुतलका थाने पहुंचकर मैंने मुल्ज़िम दाऊद निज़ामी से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो ड्यूटी पर मौजूद एक सब इंस्पेक्टर मुझे ये समझाने की कोशिश करने लगा कि पुलिस की तहवील में मुल्ज़िम से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैंने हासी बरहमी से कहा, मैं किसी नहीं बल्कि एक वकील हूँ। मुल्ज़िम अपने वकील से मिलने का हक रखता है। आप मुझे दाऊद से मिलने से नहीं रोक सकते। मुमकिन है हमारे दरमियान मज़ीद मुकालमेबाजी होती, लेकिन थाना इंचार्ज की बरवकत आमद ने यह सिलसिला मौकूफ़ कर दिया। मुझ पर नज़र पड़ते ही थानेदार ज़ेरेलब मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं बेग साहब? कहीं आप मेरे स्टाफ को वर्गलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? थाना इंचार्ज मुझे अच्छी तरह जानता था। 2-3 मरतबा पहले भी हमारा वास्ता पड़ चुका था। मैंने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, वर्गलाने और बहकाने का काम पुलिस डिपार्टमेंट बखूबी सर अंजाम दे रहा है। मुझे इस सिलसिले में तबाज़माई की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ज़रूरी काम से यहाँ आया हूँ। वो मेरे तंज को पी गया और दोस्ताना अंदाज में बोला, जी इरशाद, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम पड़ गया आपको? मैं अपने मोक्कल से एक मुख्तसर मुलाकात करना चाहता हूँ, मैंने कहा। थाना इंचार्ज ने सवालिया नज़रों से सब इंस्पेक्टर को देखा। वो बोला, सर जी, ये कत्ल के मुल्ज़िम दाऊद निज़ामी से मिलना चाहते हैं। थाना इंचार्ज मानी खेज अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, बेग साहब, मुल्ज़िम बहुत ही खतरनाक बंदा है। दामाद को खोपड़ी में गोलियां मारी हैं। क्या आपने तमाम कातलों की वकालत का ठेका ले रखा है? मैंने मुतहम्मल लहजे में जवाब दिया, थानेदार साहब, पहली बात तो ये है कि मैंने ना सिर्फ वकालत का ठेका ले रखा है, मेरा पेशा भी यही है और फ़र्ज़ भी। मैं बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए इनकी वकालत करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप मुल्ज़िम दाऊद को किस बिना पर खतरनाक कातिल करार दे रहे हैं? क्या आपने उसे अपने दामाद की खोपड़ी में गोलियां बरसाते देखा था, या ये कि इसका जुर्म साबित हो चुका है? वो बेजारी से बोला, आप मेरे थाने को अदालत का कमरा ना बनाए बेग साहब। आप मुल्ज़िम से मुतसर मुलाकात कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आप अपना मकसद हासिल किए बगैर नहीं टलेंगे। फिर इसने एक कांस्टेबल को इशारा किया कि वो मुझे हवालात की तरफ ले जाए। ये बात बिल्कुल सच है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता। पुलिस डिपार्टमेंट वाले शराफत और नरमी की जुबान नहीं समझते, बल्कि ऐसे अफराद को वो कमज़ोर और शरीफ जानकर और शेर हो जाते हैं। इनके साथ रोब दाब से बात की जाए तो ये सीधे रहते हैं। बस शर्त यह है कि आप रोब दाब की पोजीशन में हों। मैं कांस्टेबल के साथ हवालात पहुंच गया। दाऊद निज़ामी के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी।
मुझ पर नजर पड़ते ही वो कमान से निकले हुए तीर की मानत मेरी तरफ लपका। हमारे दरमियान हवालात की आहनी सलाहें थी। दाऊद के चेहरे पर तफक्कुर की गहरी छापें थी। मैंने हफीफ सा मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हो गया दाऊद साहब? वो करीब ही खड़े कांस्टेबल की तरफ देखते हुए बोला, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेग साहब। पुलिस का कहना है मैंने जाहिर शाह को कत्ल कर दिया, जबकि वो एक मरतबा फिर कांस्टेबल की जानब देखने लगा। मैंने इसका जुमला मुकम्मल करते हुए कहा, जबकि आपने अपने दामाद को कत्ल नहीं किया। फिर मैंने रुए सुखन कांस्टेबल की तरफ मोड़ते हुए कहा, बादशाह हमें 15-20 मिनट के लिए तनहा छोड़ दो। तुम्हारी इस हवालात में चुराने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें यहाँ पहरा देने की जरूरत नहीं। वो जी इंचार्ज साहब का हुक्म है। इंचार्ज साहब का हुक्म हर वक्त बजा लाने से एक खतरनाक मर्ज हो जाता है संतरी बादशाह। मैंने अपनी जेब से बटवा निकालते हुए कहा, फिर 50 रुपए का एक करारा सा नोट इसकी जाना बढ़ा दिया। ये रख लो, तुम्हारे बच्चों की मिठाई के लिए। अगर तरक्की करनी है तो अपने दिमाग से भी सोचने की आदत डालो। कब तक इंचार्ज साहब के इशारों पर चलते रहोगे? क्या तुम इंचार्ज नहीं बनना चाहते? उसने 50 का नोट मेरे हाथ से उचक लिया और मानी खेज अंदाज में बोला, आप जैसे मुखलिस हमदर्द अगर मुझे समझाते रहे तो मैं बहुत तरक्की करूंगा। वो हासा अक्लमंद था। नोट लेते ही एक बहाना बनाकर वहां से खिसक लिया। मुझे उम्मीद थी कि वो आधे घंटे से पहले इधर का रुख नहीं करेगा। मेरे लिए ये वक्त काफी था। मैं दाऊद निजामी की जानब मुतवज्जा हो गया। दाऊद साहब, आपको तो पुलिस ने जाहिर शाह के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हकीकत क्या है मुझे बताएं। हकीकत ये है मैंने जाहिर शाह को कत्ल नहीं किया, उसरा सीमा लेजे में बोला। अलबत्ता आज इससे मेरा झगड़ा जरूर हुआ था। मैंने पूछा, किस बात पर झगड़ा हुआ था? इसकी बेहूदगी और बदतमीजी पर। मैंने उसे बुरा भला कहा था। उसने बताया, मुझे पता चला है कि जाहिर शाह की लाश इसके ट्रैवल एजेंसी वाले दफ्तर में पाई गई है। मैंने कहा, क्या आप वहां गए थे या वो आपके पास आया था? मैं ही इसकी बातों में आकर वहां चला गया था। मसलन किस किस्म की बातें? मैंने कुरेदा। दाऊद निजामी ने बताया, उसे अदालत का बुलावा मौसूल हो गया था। इसी सिलसिले में बात करने के लिए जाहिर ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया था। वो चाहता था कि अदालत में जाए बगैर ये मामला निपटा लिया जाए, और आप इसके बुलाने पर वहां पहुंच गए। मैंने शिकायती लहजे में कहा। उसने इस बात में सर हिलाने पर इत्तफा किया। मैंने कहा, दाऊद साहब, मैं आपकी बेटी का केस डील कर रहा हूँ, बल्कि अब तो ये कहना चाहिए कि डील कर रहा था। इस सिलसिले में किसी किस्म की मुशावरे से पहले आपको मुझे जरूर मुतला करना चाहिए था, लेकिन मेरे इल्म में लाए बगैर आप मुखालिफ पार्टी से मिलने चले गए, जबकि 2 रोज बाद तारीख भी थी। वो नदामत अमेज लहजे में बोला, वाकई मुझसे गलती हो गई बेग साहब। मैंने उसे और ज्यादा शर्मिंदा करना मुनासिब नहीं समझा और कहा, दाऊद साहब, आपने जिस कानूनी मदद के लिए मेरी खिदमत हासिल की थी, अब इसकी तो जरूरत नहीं रही। आप चाहें तो अपनी अदा करदा रकम। नहीं नहीं, वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा। मैं इस मौका पर खुदा का शुक्र भी अदा करूंगा और इस्तग़फ़ार भी पढ़ूंगा। आप रकम की वापसी का जिक्र ना करें, बल्कि मजीद भी जितनी रकम की ज़रूरत हो मैं अदा करने को तैयार हूँ। मेरी मिसिज आपको एक ब्लैंक चेक सुबह ही पहुंचा देगी। अब आपने मुझे इस कत्ल के झूठे मुकदमे से निकालना है। मैंने कहा, पहले आप मुझे आज के वाक़यात की तफसील बताएं, लेकिन इससे कबल ये वजाहत ज़रूर कर कि आप किस बात पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं और किस बात पर तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। जनाब, खुदा का शुक्र तो मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ कि ज़ाहिर शाह जैसे खबीस इंसान से मेरी बेटी की जान छूट गई। वो हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गई, और तौबा मैं अपने बेगुनाह गिरफ्तार होने पर कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे इस नकरदा जुर्म से निजात दिलाए। इसने माकूल वजाहत की थी। मैं इससे मज़कूरा रोज़ पेश आने वाले हालात की रोयदाद सुनने लगा। दाऊद निज़ामी ने जो बातें मुझे बताई, इनमें से गैर ज़रूरी तफसील को हज़फ करके मैं आपकी खिदमत में मुतसरन बयान कर रहा हूँ, ताकि आप इस केस की नई करवट के पस मंज़र से आगाह हो जाएं। दाऊद निज़ामी मुझे पहले बता चुका था कि ज़ाहिर शाह ने यास्मीन को आज़ाद करने के लिए इससे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था, जिसे दाऊद ने यकसुर रद्द कर दिया था। वक़ुआ के रोज़ पेश आने वाले वाक़यात के मुताबिक दोपहर के वक़्त दाऊद को अपने दामाद का फ़ोन मौसूल हुआ कि वह उसके दफ्तर में आकर इस मामले को अदालत से बाहर ही निपटा ले। दाऊद इसकी एजेंसी पर पहुंच गया। ज़ाहिर शाह का दफ्तर स्टाफ वाले हॉल के पहलू में वाक़या था। हॉल में एजेंसी का चाको चौबंद अमला बैठता था। ज़ाहिर के दफ्तर के 2 हिस्से थे, जबकि दूसरा हिस्सा रेस्ट रूम टाइप का था। ये दोनों हिस्से साउंड प्रूफ थे। दाऊद निज़ामी अपने दामाद के पास पहुंचा तो बदमज़गी ने इसका इस्तकबाल किया। ज़ाहिर शाह के ऑफिस में अपनी साबिक बीवी फिरदौस को मौजूद पाकर उसे शदीद तरीन कोफ्त का एहसास हुआ। ज़ाहिर ने मसनूई खुशी का इजहार करते हुए कहा, आइए आइए सेठ साहब, तशरीफ़ लाइए। अपने लिए दामाद की ज़ुबान से सेठ साहब के अल्फाज सुनकर दाऊद की तबीयत मज़ीद मकदर हो गई। वो दफ्तर में दाखिल हो ही चुका था, इसलिए वापसी का इरादा तर्क करके वो बादल नख्वास्ता एक कुर्सी की जानिब बढ़ गया। इसी दौरान में फिरदौस वहां से उठकर बगली हिस्से में घुस गई। उसने रेस्ट रूम में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। दाऊद कुर्सी पर बैठने के बाद बोला, अगर ये यहाँ मौजूद थी तो फिर मुझे बुलाने की क्या तुक थी? जब ये आई तो मैं आपको फ़ोन कर चुका था। ज़ाहिर शाह ने ढिठाई से जवाब दिया, खैर कोई बात नहीं, वो दूसरे कमरे में चली गई हैं। हमारे दरमियान होने वाली बातें वहां तक नहीं पहुंचेंगी। दाऊद ने जिन वजूहात की बिना पर फिरदौस को तलाक दी थी वो नाकाबिले नज़रअंदाज थी। फिरदौस की वहां मौजूदगी से जाहिर होता था कि अब वो खुल्लम खुल्ला पाकीज़ा रिश्तों का मजाक उड़ा रहे थे।
दाऊद को यकीन था कि ज़ाहिर ने सरासर गलत बयानी की थी। फिरदौस इस वक्त भी वहाँ मौजूद होगी जब ज़ाहिर ने उसे बुलाने के लिए फ़ोन किया था। इन्हीं ख्यालात से उलझते हुए इसने अपने बदबख्त दामाद से पूछा, तुमने मुझे क्या कहने के लिए यहाँ बुलाया है? वो खनखार कर गला साफ करते हुए बोला, मैं 1 करोड़ रुपए वाले मुतालबे से दस्तबरदार होना चाहता हूँ। दाऊद ने पूरी संजीदगी से इसका जुमला सुना और कहा, फिर अगर आप अदालत को बीच में ना लाएं तो ये मामला इससे निसफ रकम में तय हो सकता है। ज़ाहिर शाह ज़ेरे लब शैतानी अंदाज में मुस्कुराया, क्या कहना चाहते हो? दाऊद ने वजाहत चाही। इतनी आसान बात आपकी समझ में नहीं आई? ज़ाहिर शाह हैरत का इजहार करते हुए बोला, अगर आप मुझे 50 लाख रुपए अदा कर दें तो मैं आपकी बेटी को आज़ाद करने को तैयार हूँ। ज़ाहिर शाह के अल्फाज ने दाऊद निज़ामी के तन बदन में आग सी भर दी। वो बिछड़े हुए लहजे में बोला, कम अकल इंसान, पहले तो मैं अपनी शराफत में तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा था और इसके साथ ही यास्मीन के मेहर की अदायगी से भी तुम्हें बचा रहा था, लेकिन वो सीधी सादी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। दाऊद एक लम्हे को सांस लेने की हाथर रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, अब तो तुम मुंह धो रखो। 5 लाख तो क्या, मैं तुम्हें 5 पैसे भी नहीं दूंगा। तुम 50 लाख के ख्वाब देखना छोड़ दो। वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है और जो बात भी होगी अदालत के कमरे में ही होगी। इसका मतलब है मेरी तजवीज़ आपकी समझ में नहीं आई। तुम्हारी तजवीज़ इंतहाई नामाकूल और अब बादज़ वक्त है। आपको अदालत में जाने का बहुत शौक है। ज़ाहिर शाह के लहजे में एक धमकी सी पोशीदा थी। दाऊद निज़ामी ने कहा, अदालत में इंसान को इसका शौक नहीं बल्कि मजबूरी ले जाती है। तुमने मुझे मजबूर किया, वरना आप तो बहुत ही शरीफुन नफ्स और सीधे साधे इंसान हैं। एक हमदर्द बाप जिसके सीने में बेटी की मोहब्बत का समंदर मुजज़न है ना यही बात? दाऊद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, एक आध तुम्हारे जैसे को छोड़कर बाकी अक्सर बाप हमदर्द और औलाद से मोहब्बत करने वाले होते हैं ज़ाहिर शाह। ज़ाहिर इस चोट पर धीरे से मुस्कुराया और सनसनाते हुए लहजे में बोला, मैंने तो आपको एक बहुत ही मुनासिब मशवरा दिया था जो आपकी समझ में नहीं उतरा। बहरहाल उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए और इजाफा करते हुए जुमैनी लहजे में बोला, अदालत से रुजू करने के नताइज भी बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। आप अगर ऐसे ही खुश हैं तो आपकी मर्जी। आखिरी जुमले ज़ाहिर शाह ने इस अंदाज से अदा किए थे जैसे वो कहना चाह रहा था, अदालत में केस लगाने के बड़े भयानक नताइज बरामद होंगे। दाऊद ने मजीद वहाँ रुकना मुनासिब न जाना और अपने नाबकार दामाद के दफ्तर से निकल आया। वापसी में उसे एजेंसी के इसी हाल से गुजरना पड़ा जहाँ निसफ दर्जन से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल स्टाफ बड़े नमाक से क्लाइंट्स को डील कर रहा था। ज़ाहिर शाह की ट्रैवल एजेंसी ने पिछले 1 साल में बड़ी तेज़ी से तरक्की की थी। ये पौधा दाऊद निज़ामी ने अपने हाथों से लगाया था और तवील अरसे तक इसकी देखभाल की और अब यारी भी करता रहा था। जब ये पौधा फल देने के काबिल हुआ तो कोई और ही इसका मालिक बन बैठा था। इस दुनिया का यही मुखलिस और हमदर्द लोगों को अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद इसी तरह एक कोने से लगाकर इनकी तरफ से आंखें फेर ली जाती हैं और हास मामलात में तो इन्हें आंखें दिखाई भी जाती हैं, जैसा कि ज़ाहिर शाह अपने ससुर को दिखा रहा था। तोता चश्मी और एहसान फरामोशी की इससे बड़ी और कौन सी मिसाल हो सकती थी? दाऊद निज़ामी अपनी कहानी सुना चुका तो मैंने पूछा, आज लगभग कितने बजे ज़ाहिर ने फ़ोन करके आपको अपने पास बुलाया था? मेरा ख्याल है इसका 2 बजे होंगे, उसने जवाब दिया। इसकी एजेंसी पर आप कितने बजे पहुंचे थे? मेरा ख्याल है इसका 2 बजे होंगे, उसने जवाब दिया। उसकी एजेंसी पर आप कितने बजे पहुंचे थे? आधे घंटे में, यानी 2:30 बजे मैं अपने होटल से निकला और कमोबेश 3 बजे ज़ाहिर के दफ्तर में था। आप वहाँ कितनी देर रुके थे? मुश्किल से 10 मिनट या ज़्यादा 15 मिनट। इसका मतलब है कि आप 3:15 बजे इसकी एजेंसी से निकल आए थे? मैंने पुरख्याल अंदाज में पूछा। वहाँ से आप सीधे अपने होटल में आए थे या कहीं और चले गए थे? दाऊद निज़ामी ने जवाब दिया, आया तो मैं अपने होटल ही में था, लेकिन रास्ते में एक जगह रुक कर मैंने 15-20 मिनट गुजारे थे। दरअसल इस वक्त मैं बहुत टेंस था। मैंने एक सायादार जगह पर अपनी गाड़ी रोक कर थोड़ा रिलैक्स किया था। इस दौरान में मैं आंखें बंद करके अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा था, फिर वापस अपने होटल आ गया था। आप कितने बजे अपने होटल पहुंचे थे? कमोबेश 4 बजे। आपकी गिरफ्तारी कितने बजे अमल में आई थी? तकरीबन 5:30 बजे, उसने जवाब दिया। ज़ाहिर के दफ्तर में अपनी साबिक बीवी फिरदौस से आपने कोई बात की थी? मैंने नहायत अहम सवाल किया। उसने नफ़ी में जवाब दिया और बताया, मुझे देखते ही फिरदौस ने नागवारी से मुंह दूसरी जानब फेर लिया था और उठकर दफ्तर से मुल्हिक कमरे में चली गई थी। पुलिस को आपने क्या बयान दिया है? अभी तक तो उन्होंने मुझसे बयान नहीं लिया। उन्हें भी आप यही सब बताएं जो मुझे बताया है। मैंने कहा, सच में बहुत ताकत होती है, बाकी मैं संभाल लूँगा। इंशाल्लाह मैं कल आपकी ज़मानत के कागजात तैयार करके अदालत में दाखिल कर दूँगा। आप इन कागजात पर दस्तखत कर दें। फिर मैंने चंद अहम कागजात बशमूल वकालतनामा इसके सामने कर दिए। उसने मेरी निशानदही पर चंद मखसूस मकामात पर दस्तखत कर दिए। मैंने इन कागजात को अपने ब्रीफ केस में रखते हुए कहा, आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। पुलिस वाले रिमांड हासिल करने के लिए आपको कल अदालत में पेश करेंगे। मैं वहाँ पहले से मौजूद रहूँगा। बेग साहब, मुझे एक नकरदा जुर्म में ख्वामखा गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी भरपूर वकालत ही मुझे इस मुसीबत से निजात दिला सकती है। मैंने कहा, मैं आपको बाइज्जत बरी करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। पहले ज़रा मैं इस केस की तफसीलात जान लूँ।
इस सिलसिले में पुलिस वालों के मौक़िफ़ से आगाह होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी थानेदार से मिलकर FIR के बारे में पूछता हूँ। मैंने चंद लम्हे रुककर सांस दुरुस्त की और गहरी संजीदगी से पूछा, आपके ख्याल में ज़ाहिर शाह को कौन कत्ल कर सकता है? खुदा ही बेहतर जानता है। वो हवालात की छत की तरफ देखते हुए बोला, इस जैसे लोग अपने सैकड़ों दुश्मन बना लेते हैं। मौका मिलने पर कोई भी काम दिखा सकता है। मैंने कहा, मौका मिलने पर काम दिखाने की बात आपने खूब की है। जाहिर के कातिल ने आपके वहां जाने का खूब इस्तेमाल किया है। क्राइम से यही जाहिर होता है कि कातिल ने यह मौका बड़े सलीके से निकाला है। आपका क्या ख्याल है? आपकी बात में हासा वजन है, वो तायदी अंदाज में बोला। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। मैंने धीमे लहजे में इस्तफसार किया, फिरदौस बेगम के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा अंदाज ऐसा राजदराना था कि वो मेरी बात की गहराई को नहीं पहुंच सका और जल्दी से बोला, फिरदौस को मैं 2 साल पहले तलाक दे चुका हूँ। मैंने ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते हुए कहा, मैं दोबारा रुजू करने की बात नहीं कर रहा। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा था कि कहीं ज़ाहिर शाह के कत्ल में फिरदौस बेगम का हाथ तो नहीं? फिरदौस से कुछ बाइद नहीं, वो नफरत अमेज लहजे में बोला। बड़ी फितना परवर औरत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ज़ाहिर शाह को कत्ल नहीं कर सकती। इस मनहूस इंसान की खातिर तो इस अहमक औरत ने अपना घर उजाड़ा था। मैं दाऊद की इस राय पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता था। अगर फिरदौस किरदार के हवाले से वाकई ऐसी औरत थी जैसा दाऊद ने बयान किया था, तो फिर वो खतरनाक औरतों में शुमार किए जाने के काबिल थी। मुकद्दस रिश्तों को पामाल करने वाले लोग कभी किसी के नहीं होते। वो हालात और मौका देकर अपने मफाद की खातिर कोई भी करवट ले सकते हैं। मैंने दाऊद के पास से रुखसत होने से पहले पूछा, गिरफ्तारी के वक्त पुलिस वालों ने आपके दफ्तर की तलाशी तो ली होगी? उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, उन्होंने मेरे दफ्तर का कोना कोना छाना था और मेरी मेज की दराज से उन्हें एक पिस्टल भी मिल गया, जो फौरी तौर पर उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। दाऊद के जवाब पर मैं चौंक उठा और पूछा, क्या वो पिस्तौल आपकी मलकियत है? जी हाँ, वो मेरा ज़ाती पिस्तौल है, उसने बताया, लाइसेंस याफ्ता। क्या ज़ाहिर शाह से मिलने के लिए जाते वक्त आप वो पिस्तौल अपने साथ ले गए थे? मैंने सवाल किया। उसने नफ़ी में जवाब दिया, नहीं, पिस्तौल यहीं मेरी मेज़ के अंदर ही मौजूद था। मैंने काफ़ी अरसे से इसे मेज़ की दराज में से नहीं निकाला। एक लम्हे का तौक़ुफ़ करके उसने इजाफा किया, यह हथियार मैंने एहतियात के तकाज़ों के पेश नज़र अपने पास रखा हुआ है। आज तक इसके इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, लेकिन अब वो बिल्कुल गलत हाथों में पहुंच गया है। मैंने मुतासफाना अंदाज में कहा, आप पुलिस वालों के हाथों से बखूबी आगाह होंगे ना? हाँ, मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, लेकिन वास्ता पहली बार पड़ा है। मैं मजीद 2-4 हदायत के बाद उसे तसल्ली देकर हवालात के सामने से हट गया। इस दौरान में वो कांस्टेबल 1-2 मरतबा इधर का चक्कर लगा चुका था। एक मरतबा वो मखसूस अंदाज में खंखारा भी था, जिसका वाज़ह मतलब यही था कि अब हमें इस मुलाकात को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं थाना इंचार्ज के कमरे के सामने से गुजरा तो उसने तमस्खराना अंदाज में बोला, बेग साहब, मुलजिम को बयान रटवा दिया आपने या कोई कसर रह गई है? मैंने भी जवाबन तंजिया लहजे में कहा, आपने कोई कसर छोड़ी थी कि मैं इस मजलूम पर तबाजमाई करता? बाय द वे, इस पिस्तौल का आप क्या करेंगे जो मुलजिम दाऊद निज़ामी के दफ्तर से आप लोगों ने बरामद किया है? हम उसका अचार डालेंगे, वो नीम मज़ाहिया अंदाज में बोला। इसके साथ ही उसने अपनी मूंछ को मरोड़ा दिया और कहा, ऐसे आतशी खिलौनों का बड़ा चटपटा और लजीज अचार बनता है। अगर आप ख्वाहिश करें तो अदालत में एक आध पीस आपको भी चखा दिया जाएगा। मैंने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तफा किया और थाने से बाहर आ गया। दाऊद निज़ामी बैठे बिठाए एक मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। मेरे ख्याल में उसे अपने दामाद के बुलाने पर इसके दफ्तर नहीं जाना चाहिए था, या फिर यह कदम उठाने से पहले वो मुझसे मशवरा कर लेता तो इस नागहानी से बच सकता था। इस बात में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं हो सकती थी कि ज़ाहिर शाह वाकई कत्ल हो चुका था, वरना पुलिस वालों को इतना खटराक फैलाने की क्या जरूरत थी। ये बात अलबत्ता काबिल गौर थी कि ज़ाहिर को किसने कत्ल किया था। मैं चाहता तो थानेदार से FIR के बारे में इस्तफसार कर सकता था, लेकिन इसके तेवरों को देखते हुए मैंने ये कोशिश नहीं की। मुझे यकीन था कि वो कोई काम की बात उगल कर नहीं देगा। मैं घर पहुंचा तो थोड़ी देर बाद बेगम दाऊद का फ़ोन आ गया। बेग साहब, जहमत देने के लिए पेशगी माजरत चाहती हूँ। दरअसल मैं ज़मानत के सिलसिले में आपसे तफसील नहीं पूछ सकी थी। कल पुलिस वाले दाऊद को अदालत में पेश करेंगे। मैं चाहती हूँ आप कल ही इसकी ज़मानत करवा दें। यकीनन आपको ऐसा ही चाहना भी चाहिए सैरिश साहबा, मैंने कहा, लेकिन एक बात की मैं वजाहत कर दूं कि कत्ल के मुलजिम की ज़मानत आसानी से नहीं होती। आसानी से नहीं तो मुश्किल से हो जाएगी, वो संजीदगी से बोली। पैसा खर्च करने में ना मैं कंजूस हूँ और ना ही दाऊद तंग दिल है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा सैरिश साहिबा, मैंने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा। आप इस सिलसिले में बेफिक्र हो जाएं। फिर मैंने उसे आइंदा 10 मिनट तक ज़मानत के कानूनी तरीके के बारे में बताया। जब सैरिश ने फ़ोन बंद किया तो काफ़ी हद तक मुतमईन हो चुकी थी। अगले रोज़ पुलिस ने मुलजिम दाऊद को अदालत में पेश करके इसका 15 दिन का रिमांड हासिल करना चाहा। मैंने अपने मौकल की ज़मानत के कागजात दाखिल करते हुए इसकी ज़मानत करवाने की भरपूर कोशिश की। मुझे कामयाबी हासिल न हो सकी। जज ने 7 योम का रिमांड देकर
मुलजिम को पुलिस की तहवील में दे दिया। मेरे लिए खिलाफ तवक्का कुछ नहीं हुआ था। मैं जानता था मेरे मौक्कल की जमानत होना तकरीबन नामुमकिन था। आइंदा पेशी पर पुलिस ने चालान पेश कर दिया। जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई और मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इस पर जज ने वकील इस्तगासा को इशारा किया, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो इस्तगासा को साबित करने के लिए गवाहों की शहादत का सिलसिला शुरू करे। अदालती कार्रवाइयों का अहवाल बयान करने से कबल मैं चंद अहम बातें बताना चाहता हूँ। मेरे मौक्कल की पहली बीवी फिरदौस इस केस में नहायत ही लीडिंग किरदार अदा कर रही थी। वो एक तरह से इस मुकदमे की मुद्दई होने का रोल अदा कर रही थी और इस्तगासा के गवाहों की फहरिस्त में भी इसका नाम मौजूद था। फिरदौस के बारे में जिन नई बातों का पता चला वो दाऊद के लिए भी इंकशाफ अंगेज थी, जिनका जिक्र अदालती कार्रवाई के दौरान में मुनासिब मौका पर आएगा। पुलिस ने इस वाक़े को एक सीधा साधा कत्ल का केस गिरदाना था। फिरदौस की इतला पर पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची थी और उन्होंने मकतूल ज़ाहिर शाह की लाश इसके दफ्तर में पाई। मकतूल को इसी की कुर्सी पर बैठे हुए खोपड़ी में 2 गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। मकतूल के दफ्तर में 2-3 मुकामात पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात भी पाए गए थे। अज़ां बाद फिरदौस की निशानदही पर पुलिस ने मुलजिम के होटल पहुंचकर इसके दफ्तर से इसे गिरफ्तार कर लिया था। इस मौका पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का जिक्र करना भी ज़रूरी समझता हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की मौत 18 जनवरी की दोपहर 3 और 4 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। इस मौत का सबब वो 2 गोलियां थी जो मकतूल की खोपड़ी में अकवी सिमत से उतारी गई थी। गोलियों का कैलिबर अशारिया 3.8 का था और वो एक साइलेंसर लगे पिस्तौल से फायर की गई थी। ये एक इत्तफाक था कि पुलिस ने मुलजिम के दफ्तर से जो पिस्तौल बरामद किया इसका कैलिबर भी अशारिया 3.8 ही का था। ताहम पुलिस के हथे चढ़ने वाले पिस्तौल पर साइलेंसर नहीं लगा हुआ था। इस्तगासा की जानब से कमोबेश निसफ दर्जन गवाहों की फहरिस्त दायर की गई, जिनमें ज़्यादा तादाद मकतूल की ट्रैवल एजेंसी के स्टाफ पर मुश्तमिल थी, मगर मैं यहाँ पर सिर्फ 3-4 नहायत अहम गवाहों का तस्करा करूँगा ताकि सफ़ात का मखसूस कोटा काम की बातों में सर्फ हो। सबसे पहले इंक्वायरी ऑफिसर ने वाक़याती शहादतों के साथ अपने तैयार करदा चालानों की रोशनी में एक मुख्तसर सा बयान दिया, जिसमें इस बात की वजाहत की गई थी कि पुलिस ने किस बिना पर मुलजिम को कातिल के खाने में फिट किया है। इंक्वायरी ऑफिसर एक सब इंस्पेक्टर था। ये वही ASI था जिससे चंद रोज़ कबल मैं थाने में मुलाकात कर चुका था। मेरी समझ में आ गया कि इस रोज़ वो मुलजिम से मिलने के लिए मेरे रास्ते में रोड़े क्यों अटका रहा था। वकील इस्तगासा ने 2-4 सरसरी नवैयत के सवालात पूछकर अपना काम निपटा दिया। इसके बाद मैं जज की इजाज़त से इस केस के IO की जानब मुतवज्जा हो गया। मैंने सवालात का आगाज़ करते हुए कहा, मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ और क्या मैं तफ्तीशी ऑफिसर या इंक्वायरी ऑफिसर के बजाय आपको आपके नाम से मुखातिब कर सकता हूँ? बड़े शौक से वो दोस्ताना अंदाज में बोला, ताहम इसके चेहरे का तनाव ये जाहिर करता था कि वो खिलाफ मिजाज ऐसा नरम रवैया अख्तियार करने पर मजबूर है। फिर उसने अपना नाम भी बता दिया, मेरा नाम गुलजार खान है। गुलजार साहब, मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए इस्तफसार किया, आपको वकुआ के बारे में किसने मुतला किया था? मकतूल की सच्ची खैर ख्वाह फिरदौस बेगम ने। आपने ये अंदाज़ा कैसे लगा लिया कि फिरदौस बेगम मकतूल की सच्ची खैर ख्वाह है? मैंने पूछा। उसने बताया, जो शख्स मुसीबत के वक्त किसी के काम आए वो मुसीबत ज़दा शख्स का खैर ख्वाह ही होता है। फिर मुझे पता चला है कि फिरदौस बेगम मकतूल की बिजनेस पार्टनर भी हैं। दाऊद निज़ामी और मैं चौंक कर इंक्वायरी ऑफिसर को देखने लगे। हमारे लिए ये इंकशाफ ही था कि फिरदौस बेगम ट्रैवल एजेंसी के कारोबार में ज़ाहिर शाह की पार्टनर भी थी। मैंने तस्दीक तलब अंदाज में इंक्वायरी ऑफिसर से पूछा, गुलजार साहब, बिजनेस पार्टनर से आपकी मुराद ट्रैवल एजेंसी वाले बिजनेस से है? जी हाँ, मैं इसी बिजनेस की बात कर रहा हूँ। वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, क्या आपको ये बात मालूम नहीं थी? वाकई मैं ये बात नहीं जानता, मैंने कहा। इसने चोट की, तो फिर आप बड़े बेखबर वकील हैं। मैंने इसकी बात की गहराई में जाना मुनासिब नहीं समझा और अगला सवाल किया, गुलजार साहब, आपको वकुआ की इतला कितने बजे दी गई थी? उसने जवाब दिया, 18 जनवरी दोपहर 3:25 पर हमें इतला मिली थी कि फ्लाई स्टार ट्रैवल एजेंसी में कत्ल की एक वारदात हो गई है। फ्लाई स्टार ज़ाहिर शाह की ट्रैवल एजेंसी का नाम था। दाऊद ने मुझे बताया था कि वह लगभग 3:15 पर ज़ाहिर शाह के दफ्तर से निकला था। इसका मतलब यह हुआ कि इसके रुखसत होने के 10 मिनट बाद फिरदौस बेगम ने पुलिस को फ़ोन किया था। मैंने इंक्वायरी ऑफिसर से पूछा, फिरदौस बेगम ने इस वारदात की इतला देते हुए किन अल्फाज का इस्तेमाल किया था? वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, फ़ोन चूँकि मैंने रिसीव किया था इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है। फिरदौस बेगम ने कहा था, मेरे बिजनेस पार्टनर ज़ाहिर शाह को इसके ससुर ने कत्ल कर दिया है। आप फ़ौरन फ्लाई स्टार के दफ्तर पहुंचे। इसके बाद मज़कूरा ट्रैवल एजेंसी का एड्रेस समझाया गया था। मैंने सवाल किया, आप कितने बजे जाए वारदात पर पहुंच गए थे? लगभग 4 बजे, उसने जवाब दिया। इसके बाद क्या हुआ था? मैंने पूछा। वो बोला, होना क्या था? मैंने मौका की ज़रूरी कार्रवाई निपटाई, ज़ाहिर शाह की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और खुद कातिल की गिरफ्तारी के लिए चल निकला। कातिल की निशानदेही भी फिरदौस बेगम ने ही की होगी, मैंने कहा। जाहिर है, और मुझे कोई ख्वाब थोड़ी आया था। वो अजीब से लहजे में बोला, आपने मेरे मोक्कल को कितने बजे गिरफ्तार किया था? 5:30 बजे। गुलजार साहब,
मैंने सवालात के सिलसिले को दराज करते हुए कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया है कि मकतूल को साइलेंसर लगे पिस्तौल से हलाक किया गया है। क्या आपने आले कत्ल बरामद कर लिया है? वो उधर पड़ी मेज पर रखा है। आईओ ने एक मेज की जानब इशारा करते हुए कहा, ये #38 कैलिबर का पिस्तौल हमें मुल्जिम की दराज से मिला था। मैंने मज़कूरा मेज की तरफ देखा। वहाँ सिलोफिन बैग में महफूज एक पिस्तौल रखा था जो यकीनी तौर पर #38 कैलिबर का ही था। मैंने चौंकने की अदाकारी करते हुए कहा, मगर यह तो साइलेंसर के बगैर है, जबकि पोस्टमार्टम में साइलेंसर लगे पिस्तौल का जिक्र है। वो साइलेंसर कहाँ गया? वो साइलेंसर कहाँ गया? मुझे क्या मालूम कहाँ गया? वो बिगड़ कर बोला। मुमकिन है मुल्जिम ने वापसी में साइलेंसर रास्ते में फेंक दिया हो। मुझे ये पिस्तौल बगैर साइलेंसर के ही इसकी मेज़ की दराज से मिला है। मैंने पूछा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि मकतूल की खोपड़ी में अकबी सिमत से 2 गोलियां उतारी गई थी। गुलजार साहब, आपने मकतूल की लाश का तफसीली मुआयना किया है? क्या वाकई ज़ाहिर शाह पर पिछली तरफ से हमला किया गया था? उसने तामल करते हुए इस बात में जवाब दिया। मैंने पूछा, गुलजार साहब, मुबैना आला कत्ल वक़ुआ के फ़ौरन बाद ही आपके कब्ज़े में आ गया था। क्या आपने इसका लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाया था? वो किस लिए वकील साहब? उल्टा उसने मुझसे सवाल किया। मैंने कहा, ताकि इस बात की तस्दीक हो सकती कि मकतूल की खोपड़ी में उतरने वाली वो 2 मूजी गोलियां इसी पिस्तौल से फायर की गई थी। वो बोला, मकतूल के जिस्म से बरामद होने वाली गोलियां #38 कैलिबर की हैं और ये पिस्तौल भी इसी कैलिबर का है। तस्दीक के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है?